नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं कक्षा 11, उसमें पुस्तक का नाम है आरोह भाग 1। उसकी कविता है वे आँखें, जिनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। पिछले वाले वीडियो में अपन ने इनका कवि परिचय और पाठ परिचय अपन ने देखा था, जिसमें इनके साहित्य परिचय और जीवन परिचय पर भी अपन ने चर्चा की थी। और आज हम देखने जा रहे हैं वे आँखें कविता। वे आँखें कविता, इसमें आपके सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रगतिशील दौर की कविता है, प्रगतिवादी कविता है। वैसे मुख्य रूप से सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं, लेकिन वे आँखें और ताज, ये 2-3 कविताएं ऐसी है जो प्रगतिशील दौर की कविताएं हैं। इसमें आपके विकास के विरोधाभासी अवधारणाएं हैं, उनका जो है उनके ऊपर करारा प्रहार किया है कि हम इतने विकसित हो गए, ये सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी क्या है, किसानों की स्थिति वैसी की वैसी है। किसानों की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। और उसके बाद अपने आगे देखा कि युगों युगों से शोषण के शिकार किसान के जीवन से जो है कवि क्या है, आहत है, दुखी है। और इस दुख का वर्णन उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। फिर आजाद होने के बाद भी किसानों को केंद्र में रखकर, है ना, किसानों को केंद्र में रखकर कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिसके कारण उनकी जो है स्थिति में क्या हो, सुधार हो। ठीक है। और ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे हुए किसान की जो है व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों का जो है वर्णन इस कविता में किया गया है। और समाज बटा हुआ है, समाज के जो उच्च वर्ग से किसान के दुखों का कोई लेना देना नहीं है, वो उनसे वास्ता नहीं रखते हैं, ऐसा वर्णन इस कविता में इन्होंने किया है। तो देखिए अपनी कविता वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, उन आंखों से डरता है मन, बड़ा दूर तक दारुण, बड़ा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य दुख का नीरव रोदन, नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार मतलब क्या होता है, अंधेरी। गुहा का अर्थ होता है अंधकार मतलब अंधेरी। गुहा का अर्थ होता है गुफा। सरीखी मतलब होता है समान। अंधेरी गुफा के समान जो आंखें हैं, उन आंखों से डरता है मन। मन किसका, कवि का मन। किन की आंखों से, किसान की आंखों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अंधेरी गुफा में झांकने से जैसे डर लगता है, वैसे ही किसान की आंखें क्या हो गई है, अंदर धंस गई हैं और वो आपके निराश है। निराशा, पीड़ा, दुख, शोषण, ठीक है, ये सब भाव उसकी आंखों में देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, वो गरीबी
कुपोषण के कारण क्या हो गया, अंदर धंस गई है, तो अंदर धंसी हुई है, तो धंसी हुई ऐसी लगती है जैसे कोई अंधेरी गुफा हो। तो अंधेरी गुफा के समान जो आंखें हो गई है किसान की, उन किसान को देखकर वो क्या है, मन में व्यथित है, दुखी है, और उसको जो है वो आहत है ना। और वो कहता है कि उसकी आंखों को देखकर कवि को क्या लगता है, डर लगता है। बड़ा दूर तक उनमें दारुण, दारुण मतलब क्या होता है भाई, दारुण का अर्थ होता है भयानक, भय उत्पन्न करने वाला। दैन्य, दैन्य का मतलब होता है दीनता से युक्त, दीनता, गरीबी है ना, ये दीनता से युक्त दुख उसकी आंखों में देखने को मिलता है। नीरव रोदन, मौन आंसू बहाना, मौन आंसू है ना, रोना है ना। तो इस तरह से आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं, वो मुंह से आवाज नहीं कर रहा है, और वो दुखी, मन में क्या है, दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका जो है शोषण हो रहा है, ठीक है, उसके परिवार का दुख है, व्यक्तिगत दुख है, वो निराश है, पीड़ा है उसके मन में, है ना। तो ये भयानक जो दीनता है उसकी आंखों में देखने को मिलती है। दूर दूर तक जो है उसके दुख जो है वो उसकी आंखों में प्रकट होता है, और इस वजह से वो क्या करता है, वो मौन आंसू बहा रहा है, रोता नहीं है, लेकिन उसके रोने के भाव आंखों में देखने को मिलते हैं। इसलिए उस नीरव रोदन, मौन आंसुओं को देखकर कवि का मन क्या करता है, उसको डर लगता है। ठीक है, तो कवि कहता है कि किसान की आंखें बड़ी भयानक हो गई हैं और गहरी गुफा के समान है, अंधकार गुफा के समान है, जिसके अंदर झांकने से डर लगता है। वैसे ही कवि को किसान की आंखों से देखकर वो डरा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा अलंकार की अपन बात कर लें। सरीखी समान, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। उसके बाद ये संबोधन, तो संबोधन अलंकार। ठीक है, उसके अलावा क्या है, मन रोदन अंत्यानुप्रास, दैन्य दुख अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये अपने को इसमें देखना है कि पहली 4 पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य में क्या क्या चीज आती है। अच्छा, इसमें रस कौन सा है भाई, रस है करुण रस, मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। छंद कौन सा है, छंद है मुक्तक छंद। अलंकारों की बात अपन ने कर ली। शैली कैसी है, शैली है वर्णनात्मक। दूसरा क्या है, चित्रात्मक। और तीसरा क्या है, संबोधन शैली। ये 2-3 शैलियों के नाम अपन इसमें लिख सकते हैं। तो यहां तक आपको पहली 4 पंक्तियां समझ में आई होंगी। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, बड़ा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब आगे देखिएगा, यह स्वाधीन, वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में उसका,
अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका, संसार कगार सदृश बह किसका। लहराते हुए खेत द्रगों में, लहराते हुए खेत द्रगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी हंसती थी उसके जीवन की, हंसती थी उसके जीवन की, हरियाली जिसके तृण तृण से, देखिएगा कवि यहां पर क्या कह रहा है कि किसान क्या है, वह स्वाधीन, स्वाधीन मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। स्वाधीन का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र। वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन स्वतंत्र की बात यहाँ पे क्या है, परतंत्र और स्वतंत्र देश आजादी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि जब उसके पास स्वयं के खेत मकान जमीन सब कुछ परिवार था, सिर्फ वो लगान देता था और अपना काम करता था, वो स्वयं अपने खेतों का क्या था, मालिक था, तो वो क्या था, आजाद था। तो उस समय की बात करते हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, वो जो है किसान स्वाधीन रहा। अभिमान भरा आंखों में इसका, उसका अभिमान, उसका अहंकार, उसका अहंकार है ना, उसके आंखों में देखने को मिलता था, आंखों में भरा है ना। अब वो क्या हो गया है, वो सब उससे छीन लिया गया है, वो सब उसका छूट गया है। तो क्या हुआ, छोड़ उसे मझधार, मझधार मतलब क्या था, बीच धारा में। आज संसार कगार, कगार मतलब होता है किनारा, सदृश्य समान। तो छोड़ उसे मझधार आज बीच धारा में, है ना। संसार ने क्या किया है, वो संसार, अब ये संसार से दो अर्थ लेंगे। ये यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपके शब्द एक बार आता है और अर्थ अनेक रहते हैं, तो श्लेष अलंकार। एक संसार से क्या होता है, उसके परिवार के संसार की बात करते हैं, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रवधू, बेटी सब उसको छोड़ के जा चुके हैं। और एक क्या है, शेष संसार, जो उसके दुख में शामिल नहीं है, बीच में अकेला ही वो फंसा हुआ है, अकेला ही है और उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, दुखों से अकेला जूझ रहा है। तो बीच धारा में, मझधार में क्या हुआ है, वो अकेला है, बाकी शेष संसार क्या है, किनारे के समान जो है वहां से बहकर निकल गया है, अर्थात उसको अकेले को छोड़ दिया है। तो आज भी किसानों की स्थिति ऐसी है कि उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, वो अपनी मुश्किलों से अकेले जूझ रहे हैं, बीच धारा में, संकट में, दुखों की धारा में, नदी में वो
बीच धारा में फंसे हुए हैं, मझधार में फंसे हुए हैं और उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार किनारे के समान वो क्या कर दिया, वो उसने वो छोड़कर जा चुके हैं। तो यहां पर देखिएगा सदृश आया, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। उसी तरह से यहां पे संबोधन आया तो संबोधन अलंकार। और उसके अलावा अगर अपन बात करें संसार सदृश है ना, तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसका किसका कौन सा अंत्य अनुप्रास। तो यहां तक अभी अपन ने देखा कि जब वो आजाद था, स्वतंत्र था, उसके पास सब कुछ था, उसका अभिमान उसकी आंखों में भरा हुआ है। और अब क्या हुआ है कि शेष संसार उसे क्या कर रहा है, उसको जो है बीच धारा में छोड़कर अकेले किनारे, जैसे नदी आती है, जब बाढ़ आती है, नदी में जब पानी आता है, देखना इधर, जब ये नदी आती है, बाढ़ आती है, सबसे पहले ये किनारे के जो पेड़ हैं, किनारा है, वो क्या करता है, टूटकर पानी के साथ बह निकलता है। और बहने के कारण यहाँ जो पेड़ होते हैं, जो मिट्टी होती है, वो सब उसके साथ बहकर चली जाती है। तो शेष संसार क्या है, वो उसको किनारे के समान उसको अकेला छोड़कर जा चुके हैं। बीच धारा में एक अकेला किसान फंसा हुआ है। तो जब वो स्वाधीन था, उसका अभिमान है, उसको याद आती है। अब वो क्या है, अकेला जूझ रहा है, परिवार उसके साथ नहीं है, दूसरे लोग भी उसके दुखों में कोई जो है उससे कोई लेन देन नहीं है। ये क्या है, ये विभाजित समाज की जो वर्गीय चेतना है उसके बारे में बता रहे हैं। अब लहराते हुए खेत द्रगों में, द्रग मतलब क्या होता है, आंखों में। द्रग किसका पर्यायवाची है, आंख का। तो लहराते हुए खेत द्रगों में, आंखों में, जब वो स्वतंत्र था, खुद के किसान के पास खुद के खेत थे, तो आंखों के सामने लहराते हुए खेत आते हैं। हुआ बेदखल, अब वह उससे बेदखल मतलब क्या होता है भाई, बेदखल का अर्थ होता है आपके वंचित कर देना, अधिकारों से वंचित। अधिकार से वंचित करना, तो वो वंचित हो गया, बेदखल हो गया, उससे छीन लिए गए। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अर्थात वो जो खेत हैं, उन खेतों की बात कर रहे हैं, अब वो उससे छीन लिए गए हैं। तो हुआ बेदखल अब वह जिनसे, जिनसे मतलब क्या है, जिनसे मतलब खेतों से। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तृण तृण, तृण तृण का अर्थ क्या होता है, तिनका तिनका। जीवन की हरियाली, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जीवन की खुशियां, जिनको देखकर वो खुश होता था। हंसती थी जिसके जीवन की हरियाली, जिसके तृण तृण से। अब यहां पर कवि क्या कह रहा है कि किसान खेतों के फसलों को देखकर, तृण तृण तिनके तिनके को देखकर प्रसन्न होता था, लहलहाते खेतों को देखकर खुश होता था। ठीक है, और उसी से उसका जीवन खुशहाल बना हुआ था, जीवन में खुशियां आई हुई थी, उसके परिवार को जो है अच्छी आमदनी होती थी, उसका परिवार अच्छे से चलता था। तो हंसती थी जिसके, हंसती थी उसके किसके, किसान के। ये उस किसके लिए आया, किसान के लिए आया है। किसान के जीवन की हरियाली, जिसके यहां पर क्या है, खेत से, खेत के तिनके तिनके से, अर्थात लहलहाते खेतों को देखकर वह खुश होता था, आंखों में चमक आती थी और जिससे उसको जो है बहुत खुशी मिलती थी। अब वह उससे क्या हो चुका है, बेदखल हो चुका है, वो उससे छीन लिए गए हैं। क्यों छीन लिए गए हैं, उसकी चर्चा अभी अपन आगे करते हैं। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा अलंकार का देख लें, क्योंकि तृण तृण दो बार आया है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश।
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके अलावा यहां पर यह संबोधन चिन्ह तो संबोधन अलंकार। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हस्ती थी, है ना, है आ रहा है, अनुप्रास अलंकार, जिसके तृण से अंत्यानुप्रास, ये सारी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस तरह से कवि के जीवन में, कवि किसान के जीवन का वर्णन करते हुए आगे क्या कहता है कि जैसे उसके जो खेत थे वो उससे छीन लिए गए हैं और वो खेतों के छीनने के कारण क्या है, दुखी है, और वही दुख उसकी आंखों में देखने को मिलता है, और वो अंधेरी गुफा के समान वो जो है डरावनी आंखें कवि को क्या करती हैं, दुखी करती हैं। अब आगे देखिएगा कवि क्या कहता है, आंखों ही में घूमा करता, आंखों ही में घूमा करता, आंखों ही में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, वह उसकी आंखों का तारा, वह उसकी आंखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, अब यहां पर क्या होता है आगे कि अब किसान अपने खेतों का लगान नहीं दे पाता है, वर्षा नहीं होती है समय पर, फसल चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और साहूकार से भी खूब उसने पैसा ले रखा है, ब्याज ले रखा है, तो साहूकार भी पैसा देने से मना कर देता है, और लगान नहीं देने के कारण जमींदार ने क्या किया है, उससे खेत छीन लिए हैं। जब जमींदार किसान से खेत छीन रहे थे उस समय उसका बेटा भी वहां उपस्थित हो जाता है, और वह अपने पिता का मारने पीटने का बीच बचाव करने के लिए बीच में आता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको जो कारकुन, कारकुन क्या होते हैं, ये कारिंदे, किसके कारिंदे, ये जमींदार के कारिंदे, कारकुन जमींदार के कारिंदे, कारिंदे मतलब क्या हो गया आपके लठैत, लठैत मतलब जो आपके कह सकते हैं जो वसूल करने के लिए ले जाते हैं, है ना, तो जो उनके पहलवान हैं वो क्या करते हैं, वो उसको लाठी से मारते हैं, किसको, किसान के बेटे को। तो जब उसको याद आती है, आंखों में ही घूमा करता, आंखों में घूमना, याद आना, याद आना, एक यहां पर एक और अलंकार चल रहा है पूरी कविता में, उसको कहते हैं स्मरण अलंकार, स्मरण अलंकार, याद जहां पर आती हो वहां पर स्मरण अलंकार। आंखों में ही घूमा करता, ये क्या है, ये मुहावरा, आंखों में घूमना, याद आना, आंखों में ही घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा, आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक प्यारा, कौन, उसका पुत्र, उसका बेटा, उसकी, किसकी आंखें, किसान की आंखें। तो किसान की आंखों का जो तारा है, उसका पुत्र है, वो उसे बार बार याद आता रहता। अब ये याद भी क्या है, उसकी आंखों में दिखती है, तो वो अंधेरी गुफा के समान और ज्यादा डरावनी हो जाती है। अब हुआ क्या उस बेटे के साथ में कि जमींदार के जो कारिंदे हैं, जो लठेत हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसे पीट पीट कर, लाठियों से पीट पीट कर क्या कर दिया, मार दिया। तो कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, जवानी में जो है किसान ने अपने बेटे को खो दिया है। तो इस तरह से उसके जो जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और उस दुखों का वर्णन
कवि ने इस कविता में किया है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर दो आपके मुहावरे हो गए। एक तो ये मुहावरा हो गया, आंखों में घूमना याद आना। दूसरा मुहावरा हो गया, आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय होना। तो भाषा कैसी हो गई? भाषा हो गई मुहावरेदार। समझ में आया? तो ये चीज क्या है, अपने को लिखनी रहेगी किसमें? शिल्प सौंदर्य में। इसी तरह से यहां पर जो एक आपके क्या है, संबोधन का चिन्ह है, तो कौन सा हो जाएगा? संबोधन अलंकार। ठीक है। इसी तरह से तारा मारा, कविता के अंत में एक जैसी पंक्तियां आ रही है, अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास अलंकार। रस कौन सा है? रस है करुण रस। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां पर और अलंकार अगर अपन देखें तो अनुप्रास अलंकार भी अपने को, जैसे कारकून, क की, क वर्ण की और कून, ये 3 बार आया है। अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो इस तरह से हमें कविता के अंदर छंद कौन सा है? छंद है मुक्तक छंद। अलंकार हो गए, रस हो गया, शैली कैसी है? वर्णनात्मक, चित्रात्मक। ठीक है। और एक और अलंकार हमें ध्यान रखना है, पूरी कविता में कौन सा चलता है? स्मरण अलंकार। यादों का जहां जहां वर्णन किया जाता है वहां स्मरण अलंकार होता है। तो बच्चों, इस कविता में अपने को ये देखना है कि किसान के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों का वर्णन किया है। ये सारे दुख उसकी आंखों में दिखते हैं, इसलिए, और शोषण, कुपोषण, है ना, खाने के अभाव के कारण उसकी आंखें जो है क्या हुई, अंदर धंस गई है और वह गहरी गुफा के समान लग रही है। तो कवि कहता है कि उन गहरी गुफा के समान दिखने वाली आंखों को देखकर कवि को डर लगता है। उन आंखों में जो है भयंकर दुख, निराशा, पीड़ा का भाव देखने को मिलता है। जो पुरानी यादें उसके जो आती हैं उनके कारण वो और ज्यादा भयानक, डरावनी बन जाती है और वो गहरी गुफा के समान जो लगती है। और उससे देखकर कवि क्या है? आहत है, दुखी है और कवि को डर भी लग रहा है। कवि कहता है कि जब उसके पास खेत थे, खलिहान थे, उस समय जो है उसका अभिमान, गर्व उसकी आंखों में अभी भी देखने को मिलता है। और आज क्या है? आज उसको जो है पूरा शेष संसार, उसका परिवार उसको बीच मझधार में छोड़कर क्या है? जा चुका है, किनारे के समान बह निकला है। फिर जब उसकी आंखों में क्या होता है कि खेतों के दृश्य, लहलहाते खेत आते हैं, तब उसे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। वो अब उसको उससे छीन लिए गए हैं, तो लहलहाते खेतों को देखकर वह प्रसन्न होता था, उसके जीवन चलता था, परिवार का जो है गुजारा होता था। ठीक है। और उसके साथ ही साथ अब वो खेत उससे छीन लिए गए। जब ये खेत छीने जा रहे थे उस समय उसका बेटा बीच बचाव के लिए आता है, तो जमींदार के जो लठेत हैं, कारकुन हैं, वो लाठियों से पीट पीट कर उसे मार देते हैं। और जब ये से याद आती है तो उसे बड़ा दुख होता है और उसे याद करके वो बड़ा परेशान होता है। ये सारा दुख उसकी आंखों में देखने को मिलता है, तो वह और ज्यादा दुखी हो जाता है। इस प्रकार अपन कविता का अभी इतना ही अपन भाग पढ़ पाएंगे। शेष जो कविता है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।